गुड मॉर्निंग एवरीवन, डॉक्टर शेफाली और आप। जब भी आजकल हम कंसीव करने के लिए प्लान करते हैं तो दिमाग में यही सवाल आता है कि क्या कंसीव की प्लानिंग से पहले डॉक्टर को दिखाना चाहिए, कुछ टैबलेट्स लेनी चाहिए, क्या टेस्ट कराने चाहिए। अच्छी बात यह है कि आजकल प्रेगनेंसीज मोस्टली प्लान्ड होती हैं। सब अपने करियर में बिजी हैं, जॉब में बिजी हैं। शादी होती है अप्रॉक्सीमेटली 26, 27, 28 तक, 29, 30 तक सब सोचते हैं अब कंसीव कर लेना चाहिए। तो उन्हें यही लगता है कि क्या इस एज में जब हम कंसीव कर रहे हैं कुछ टेस्ट कराने चाहिए। और अच्छी बात है कि ओपीडी में भी मैं देखती हूँ कि आजकल कपल्स आने लग गए हैं, हस्बैंड वाइफ्स आते हैं, क्यूरियस रहते हैं कि वी आर अबाउट टू प्लान व्हाट शुड वी डू। सो आई थॉट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो। हमें अपना एक बेसलाइन बॉडी का आइडिया होना चाहिए जब भी हम कंसीव प्लान करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा थायराइड लेवल क्या है, शुगर लेवल क्या है, हमारा बेसलाइन बीपी क्या रहता है, हमारा हीमोग्लोबिन कितना है, ये नॉर्मली चला के हम कभी भी ब्लड टेस्ट नहीं कराते। लेकिन जब भी प्रेगनेंसी हो जाती है और अगर इनमें से कुछ भी बाद में एबनॉर्मल निकलता है तो हमें टेंशन होती है कि इन चीज़ों का इफेक्ट हमारे बच्चे के ऊपर तो नहीं होगा। तो बेटर है कि जब भी हम प्लानिंग से कंसीव कर रहे हैं, वी आर प्लानिंग कि अब हमें प्रेगनेंसी होनी चाहिए, तो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू गेट दीज टेस्ट डन अर्लियर। तो आप अपना बेसलाइन हीमोग्लोबिन, शुगर, थायराइड, अपना बीपी, अपना वेट, ये सब कुछ करवाइए। अगर आपको लगता है कि आप नॉर्मल से ज़्यादा ओबीज हैं, ओवरवेट है, आपका बीएमआई नॉर्मल से ज़्यादा है, तो बेटर है कि आप 3-4 महीने योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, थोड़ा डाइट कंट्रोल, कार्ब्स को अपने डाइट में रिड्यूस करना, ये सब चीज़ें करके फिर आप कंसीव कीजिए, ताकि जब भी आपका वेट गेन प्रेगनेंसी में होगा तो अप्रॉक्सीमेटली मान के चलते हैं कि 15 किलो के आसपास, लाइक 10 to 15 kg, इट वेरीज, एक नॉर्मल प्रेग्नेंट औरत का वेट गेन होता है। तो उस वेट गेन को आप झेल सकें, आपको एबनॉर्मल इफेक्ट्स नहीं आए उस वेट गेन के। अगर आप ऑलरेडी लाइक ओवरवेट हैं या ओबीज हैं तो जब ये वेट गेन होता है तब आपको बैक एक ज़्यादा होता है, नी जॉइंट में पेन ज़्यादा होता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो वेट बेयरिंग है प्रेगनेंसी की वो इन्हीं जॉइंट्स को करनी होती है। तो एबनॉर्मल वेट गेन की वजह से आपको ये सब चीज़ें ज़्यादा रहती हैं, तो प्रेगनेंसी थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। साथ साथ में जब आप ओवरवेट होते हैं तो ब्लड प्रेशर, शुगर, इन सब की टेंडेंसीज भी हायर होने की ज़्यादा रहती हैं। तो यू कैन वर्क आउट ऑन योर बॉडी, यू कैन रिड्यूस योर लिटिल वेट। आप एंटीऑक्सीडेंट्स खाइए जिससे कि आपका हार्मोनल मिलियो जो है, एक बॉडी जो है वो फिट रह सके। आप अपना मसल एक्सरसाइजेस करें, उन्हें स्ट्रेंथनिंग करें, क्योंकि एक बार प्रेगनेंसी होने के बाद लाइक देयर लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, बहुत सारा हो जाता है कि अब ये नहीं खाना, ये बंद नहीं करना, आपको ये एक्सरसाइजेस नहीं करनी, आपको स्ट्रेन नहीं होना चाहिए। तो बेटर है कि बिफोर कंसेप्शन ओनली यू टोन अप योर बॉडी, यू नो। अगर आपको कहीं भी पेन रहता है, आपको मसल में, हिप जॉइंट में, नी जॉइंट में बैक एक रहता है, तो आप उससे पहले ही वर्कअप करके अपने बोन्स को, अपने फ्लेक्सिबल जॉइंट्स बना लीजिए, ताकि वो पेन, वो स्ट्रेन आप आराम से टॉलरेट कर सकें। तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को, ऑर्थोपेडिशियन को, फिजियोथेरेपिस्ट को कहीं भी आप दिखा सकते हैं और वो प्रॉब्लम पहले ही सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड थिंग टू डू इज हेडेक। अगर आपको माइग्रेन, हेडेक, स्ट्रेन, स्लीप डिसऑर्डर पहले से रहता है तो भी आपको कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में माइग्रेन बढ़ेगा, हेडेक भी बढ़ेगा, क्योंकि थोड़ा स्ट्रेसफुल कंडीशन है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, नींद पूरी नहीं आती। तो अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है तो भी अपने फिजिशियन को, गायनेकोलॉजिस्ट को पहले से ही कंसल्ट कर लीजिए। आई साइट टेस्ट आप पहले ही करा लीजिए अगर आपको लगता है कि हेडेक आईज की वजह से है या आईज में ऑलरेडी आपको पेन रहता है। फिर अगर आपको ब्लोटिंग, एसिडिटी, अपर गैस्ट्रिक पेन ज़्यादा रहता है तो भी एक अल्ट्रासाउंड करा के वर्कअप कराइए, क्योंकि कई बार गॉल ब्लैडर में स्टोन हो सकता है, लिवर में सूजन हो सकती है, ये सब चीज़ें भी प्रेगनेंसी में एग्रवेट होती हैं। तो आप पहले ही इनका भी वर्कअप कराइए। एसिडिटी अगर आपको रहती है तो पहले ही अपना डाइट कंट्रोल कीजिए, एंटासिड का शॉर्ट कोर्स ले लीजिए, ताकि प्रेगनेंसी की जो एसिडिटी है वो आपको बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं करेगी। अगर कोई भी डेंटल प्रॉब्लम है तो वो भी आप पहले ही दिखवा लीजिए, क्योंकि प्रेग्नेंट होने के बाद डेंटल कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ती हैं और फिर रिस्ट्रिक्शन आ जाता है कि आप हर तरह का पेन किलर नहीं ले सकते, आप हर तरह का रूट कैनाल नहीं करा सकते, एंटीबायोटिक्स नहीं ले सकते। तो ये चीज़ें भी आप पहले ही दिखवा लीजिए, क्योंकि प्रेग्नेंट होने के बाद में हर प्रोसीजर करवाना इज नॉट गुड। इसके अलावा
अगर आप अपना कोई हेयर ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं, स्किन ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं, तो वो भी पहले ही दिखवा के करवा लीजिए। फिर बारी आती है कि विटामिन क्या लेने चाहिए। तो आपको रूटीन लाइक ओनली फोलिक एसिड, जिंक टैबलेट एंड 1 विटामिन डी कोर्स इज गिवन, क्योंकि जो हम नॉन वेजिटेरियंस नहीं होते, वेजिटेरियंस होते हैं, उनमें B12, विटामिन डी, क्योंकि आजकल हम सनलाइट में नहीं बैठते ज़्यादा, ये सभी चीज़ें कम पाई जाती हैं। तो विटामिन डी की शॉर्ट कोर्स दैट इज वंस अ वीक फॉर 6 वीक्स हम सभी को बोलते हैं, जिससे कि आपको एंग्जाइटी कम होगी, एग्स अच्छे बनेंगे, अबॉर्शन रेट भी कम होगी, ये आपको लेना है। देन सिंपल फोलिक एसिड की टैबलेट एंड जिंक की टैबलेट लेनी है, ताकि बच्चे का जो आप कंसीव करते हैं तो नर्वस डेवलपमेंट भी अच्छा होता है, अबॉर्शन के चांस भी कम होते हैं। तो दीज टैबलेट्स यू कैन कंसल्ट योर गायनेक एंड यू कैन स्टार्ट। बेटर टू स्टार्ट देम प्री कंसेप्शनली, 2-3 महीने आप खाइए एंड देन यू गो फॉर कंसेप्शन। रूटीन ब्लड टेस्ट आप कराइए, अगर आपका थायराइड मार्जिनली एबनॉर्मल है तो पहले ही ठीक हो जाएगा। शुगर वगैरह पे वर्कअप कर लीजिए, बीपी आपका देखिए बेसलाइन हाई तो नहीं रहता। अगर आप ओवरवेट है तो अपना लिपिड प्रोफाइल भी एक बार करवा लीजिए, बेटर रहेगा। फिर बारी आती है वैक्सीन की। आजकल हम आपको बहुत ज्यादा एडवोकेट करते हैं कि आपको रुबेला वैक्सीन लेना चाहिए। टॉर्च इन्फेक्शन एक ऐसा इन्फेक्शन है जो कि आपके बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। जब भी मिस्ड अबॉर्शन होता है, जब या फिर बच्चे की धड़कन नहीं आती, ग्रोथ नहीं होती, तो टॉर्च इन्फेक्शन, टॉक्सोप्लाज्मा, रुबेला, हर्पीस एंड साइटोमेगेलो बहुत कॉमन वायरल इन्फेक्शन है जो इंडिया में पाया जाता है। तो उसके लिए हम बोलते हैं कि रुबेला वैक्सीन हर गर्ल को एडोलेसेंट एज में लेना चाहिए। अगर आप लेट हो चुके तो भी अपने डॉक्टर को पूछ करके रुबेला वैक्सीन लीजिए। ध्यान ये रखना है कि लेने के बाद में आप 3 to 6 मंथ्स तक कंसीव मत कीजिए, बिकॉज इट इज अ लाइव वैक्सीन। तो जब भी ये वैक्सीन लेते हैं 3 to 6 मंथ्स का गैप रखने के बाद यू कंसीव, ताकि बच्चे को रुबेला इन्फेक्शन नहीं होगा, अबॉर्शन के रेट कम हो जाएंगे। तो दिस इज वन वैक्सीन विच यू शुड टेक। सेकेंड, आजकल हम बहुत ज्यादा सर्विक्स वैक्सीन या फिर सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंशन वैक्सीन के बारे में आपको बताते हैं। ये भी आपको लेना चाहिए। इट शुड बी टेकन एज अर्ली एज 12 to 13 ईयर्स ऑफ एज। अगर आप लेट हो गए 40 ईयर्स तक भी इसको लिया जा सकता है, लेकिन जितना जल्दी लिया उतना ही अपने लिए अच्छा है। सर्वाइकल कैंसर से HPV इन्फेक्शन, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शन, जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, उससे भी आपको प्रिवेंशन मिलेगा। अगर आप सर्विक्स वैक्सीन ले रहे हैं तो भी कोशिश कीजिए 4-5-6 मंथ्स के बाद ही आपको कंसीव करना है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आपने लिया, एक्सीडेंटली आप कंसीव भी कर गए, तो इट इज नॉट टू पैनिक, यू कैन कंटिन्यू योर प्रेगनेंसी। फिर आता है कोई भी वजाइनल इन्फेक्शन यदि आपको रहता है, आपको व्हाइट डिस्चार्ज है, इचिंग है, आपको पेल्विक एरिया में हेवीनेस है, UTI जैसा लगता है, ये चीजें भी आपकी प्रेगनेंसी को इफेक्ट कर सकती हैं। तो आपको इन चीजों का भी ट्रीटमेंट अपने गायनेक से पहले ही लेना है। तो ये होती है इन शॉर्ट एक प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग, जो कि आपको जा करके लेनी है आराम से, हेल्दी डाइट से, लाइफस्टाइल से, फोलिक एसिड की टैबलेट के बाद में कुछ जरूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद आप कंसीव कीजिए, ताकि आप और आपका होने वाला बेबी जितना मैक्सिमम कोशिश है हेल्दी रह सके, अच्छा वेट गेन हो सके और आपको प्रॉब्लम कोई भी नहीं आए प्रेगनेंसी में। सो ऑल द बेस्ट, टेक योर प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग राइट नाउ। इसके अलावा भी यदि आपकी फैमिली हिस्ट्री है, आपकी मदर को कोई अबॉर्शन की हिस्ट्री रही है, आपकी सिस्टर को रही है, तो भी अपने डॉक्टर को जरूर बताएं, क्योंकि कुछ चीजें, कुछ ऑटो इम्यून डिजीजेस आपकी प्रेगनेंसी में आपको बॉदर कर सकती हैं और वो फैमिली में रन करती हैं। सो गिव ईच एंड एवरी स्मॉल हिस्ट्री। कई बार हमें लगता है ये बताने से क्या होगा, लेकिन हर चीज मैटर करती है। सो फील फ्री टू टॉक टू योर गायनेकोलॉजिस्ट एंड टेल her everything about you. Stay tuned, stay happy, stay positive. Enjoy your pregnancy and take your medicines on time.